नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज में। मैं राधेश्याम डोई आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आया हूं और केमिस्ट्री की क्लास का ये पार्ट 5 लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मैं आपको केमिस्ट्री बेसिक नॉलेज आपको दूंगा और केमिस्ट्री को इस प्रकार से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे केमिस्ट्री में आप अच्छे से नंबर लेकर के आ सकें। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। और ये जो टॉपिक है ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा ऑथेंटिक भी है, इसलिए इसको समझना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास लेकर के आए हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी तक मैं 4 क्लास आपको अवेलेबल करवा चुका हूँ और ये जो क्लास है ये 5वीं क्लास आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। 4 क्लास जो मैंने आपको अवेलेबल करवाई हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास के अंतर्गत मैंने बिलियन जो चैप्टर है आपका, इसके बारे में, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा दिया है। वहीं पार्ट सेकंड के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो सांद्रता टर्म्स की परिभाषा, सांद्रता की इकाई और सांद्रता को 2 भागों में हमने बांटा था, भार आयतन मात्रक और भार भार मात्रक के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पार्ट सेकंड में हम भार आयतन मात्रक के जो 2 टर्म्स हैं, मोलरता और भार आयतन प्रतिशतता, ये दोनों चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। वही बात करते हैं पार्ट थर्ड के अंतर्गत जो भार भार मात्रक है, सांद्रता का दूसरा टर्म्स जो है, उसके अंतर्गत मैं आपको मोललता, भार प्रतिशतता, पीपीएम और आयतन प्रतिशतता पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा पार्ट फोर्थ के अंतर्गत मैं आपको मोल भिन्न, जैसे अपन मोल अंश, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके अलावा मैं उसके अंतर्गत मोलरता और द्रव्यमान भार प्रतिशतता जो है उसको की जो संबंध है उन दोनों के बीच, मोलरता और भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता अपन बोल सकते हैं, उन संबंध के बारे में बताया है और उन पर बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको पार्ट फोर्थ के अंतर्गत कराए हैं। तो इस प्रकार से पार्ट फोर्थ तक मैंने सांद्रता टर्म्स को कंप्लीट कर लिया है। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है आपका विलेयता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, विलेयता टर्म्स हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। विलेयता को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। विलेयता को अपन इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। विलेयता का मतलब होता है किसी चीज़ का घुलना, विलय होना। तो विलेयता के बारे में हम पढ़ेंगे और विलेयता के अंतर्गत हम 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक तो अपन पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रव्य विलेयता और दूसरी हम पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव्य विलेयता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, पहला टर्म्स पढ़ेंगे ठोसों की द्रव्य विलेयता और दूसरा पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता। इन चीज़ों को हमको अच्छे से समझना है। विलेयता क्या होती है, इसकी परिभाषा, ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, ठोसों की गैस में विलेयता क्या होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये भी हम आपको इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। क्या दोस्तों, हम पढ़ाएंगे आपको कि ठोसों की द्रव की ठोसों में द्रव की जो विलेयता है, ठोसों की द्रव में जो विलेयता है इसको प्रभावित करने वाले कारक और गैसों की द्रव में जो विलेयता है इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाएं, स्किप नहीं करें। स्किप करने पर होगा क्या कि चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और समझने में बहुत परेशानी आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ने से पहले मैं आपको विलेयता जो टर्म्स है, सॉल्युबिलिटी जो है, उसकी परिभाषा बता देता हूं। एक तो परिभाषा मैं आपको ऑथेंटिक बताता हूं जो आपके एजुटेज आपको लिख करके आनी है जिससे आपके नंबर अच्छे से मिल सकें। विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा होती है जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा होती है जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली होती है। इसको अपन अगर परिभाषा के रूप में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली होती है, विलेयता कहलाती है। किस प्रकार से, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली होती है, क्या कहलाती है प्यारे मित्रों, विलेयता कहलाती है। अब विलेयता के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की विलेयता हम पढ़ेंगे, एक अपन ठोसों की द्रव में विलेयता और दूसरी गैसों की द्रव में विलेयता। अब मैं आपको बताऊं कि ठोसों की द्रव में जो विलेयता होगी उसको आप नाम से समझो, ठोसों की द्रव में विलेयता। इसका मतलब है कि जो ठोस हैं वो द्रव में घुले हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ठोसों की द्रव में विलेयता का मतलब है ठोस किसके अंतर्गत घुला हुआ है, द्रव के अंतर्गत घुला हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। मैंने विलयन पढ़ाया आपके लिए, क्या पढ़ाया, विलयन। विलयन
शब्द जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने कहा था कि विलयन जो शब्द है वो दो टर्म से मिलकर मिला बना होता है, विलेय और विलायक से। सामान्य सी बात है, ये आप सब जानते हैं। अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा तो 8th और 10th और 9th के अंतर्गत भी ये आप पढ़ के आए, या 11th में आपने जरूर पढ़ा होगा कि विलयन जो होता है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, एक होती है विलेय और एक होता है विलायक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो क्लियर हो रहा है कि ठोसों की द्रव्य विलेयता, इसका मतलब है कि ठोस किसमें घुला हुआ है, द्रव में। अब आपको मैंने बताया कि विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, जिसको घोला जाता है वो क्या होता है दोस्तों, विलेय। तो आप देखो ठोसों की द्रव में विलेयता, तो ठोस को किसमें घोला गया है, द्रव में, और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, विलायक। और किसको घोला गया है, ठोस को, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, विलेय हो जाएगा। अब यहां से आप परिभाषा बना सकते हो आसानी से। अब आप यहां से परिभाषा आसानी से कैसे बनाओगे कि ठोसों की द्रव्य विलेयता की अगर आप परिभाषा लिखना चाहो अपने मन से तो वो आप आसानी से लिख सकते हो। किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठोसों की द्रव्य विलेयता, ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों, ठोसों की द्रव्य विलेयता। तो आप किस प्रकार से बोलोगे, विलायक अगर किसमें हो, द्रव में, विलायक क्या हो, द्रव, तथा विलेय क्या हो, ठोस, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो ठोसों का द्रव्य विलयन कहलाएगा। दोबारा सुनना, अगर विलायक द्रव है तथा विलेय ठोस है तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो ठोसों का द्रव्य विलयन कहलाएगा, तथा इस प्रकार की जो विलेयता होगी वो ठोसों की द्रव्य विलेयता कहलाएगी। 1 मिनट में आपको याद भी हो गया होगा और आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। आपने क्या बोला है प्यारे मित्रों कि अगर विलायक किसमें हो, द्रव में, अगर आपका विलायक कैसा है, द्रव, तथा आपका विलेय कैसा है दोस्तों, ठोस, तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो ठोसों का द्रव्य विलयन कहलाएगा, तथा इस प्रकार की जो विलेयता होगी वो ठोसों की द्रव्य विलेयता होगी। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हो, यदि विलायक द्रव हो, आप लिख सकते हो साथ में, यदि विलायक द्रव हो तथा विलेय ठोस हो तो इस प्रकार का विलयन ठोसों का द्रव्य विलयन कहलाता है। यदि विलायक द्रव हो तथा विलेय ठोस हो तो इस प्रकार का विलयन ठोसों का द्रव्य विलयन कहलाता है, तथा विलेयता ठोसों की द्रव्य विलेयता कहलाती है। अब आप देखो, आपको याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब याद करने की तो आवश्यकता है लेकिन आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 टर्म्स मैंने आपको लिखे और उसको भी मैंने विलयन के आधार पर आपके द्वारा कहलवा कर लिखा कि भाई ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या होगी, ठोस को किस में घोला है, द्रव में। आपको हिंदी में समझ में आ गया। तो कहने का मतलब द्रव क्या हुआ आपका, विलायक, और ठोस आपका क्या हुआ, विलेय। 2 टर्म्स लिखवाए। अब मैंने यहां से आपको बताया कि ठोसों की द्रव में जो विलेयता है उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि यदि विलायक तो क्या हो, द्रव, यदि विलायक द्रव हो तथा विलेय क्या हो, ठोस, तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो ठोसों का द्रव्य विलयन बनेगा, तथा इस प्रकार की जो विलेयता होगी वो ठोसों की द्रव्य विलेयता होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आपकी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो किसको आज़ाद कर सकते हो, गैसों की द्रव्य विलेयता का भी आप यहाँ पर फॉर्मूला आज़ाद कर सकते हो, एक तरह से डेफिनेशन आज़ाद कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो गैसों की द्रव्य विलेयता, इसका मतलब है गैस किस में घुली हुई है, द्रव में, तो द्रव आपका कैसा होगा, विलायक, विलायक कैसा होगा, द्रव, और गैस क्या हो गई यहाँ पर, विलेय, मतलब विलेय कैसी होगी आपकी, विलेय होगी, वो गैस होगी। तो कहने का मतलब विलायक की अवस्था क्या है, द्रव, विलेय की अवस्था क्या है, गैस। तो हमारी समझ में आ गई कि जो गैस है वो किस में घुली हुई है, द्रव में। तो इस परिभाषा को अपन यहाँ से आजाद करें तो अपन कैसे करेंगे, यदि विलायक द्रव हो तथा विलेय क्या हो, ठोस की जगह गैस,
तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो गैसों का द्रव में विलयन कहलाएगा तथा विलेयता जो होगी वो गैसों की द्रव में विलेयता कहलाएगी। तो दोनों परिभाषा आप आसानी से समझ सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है दो टर्म्स, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि ठोसों की द्रव में विलेयता में विलायक क्या है, द्रव, और विलेय क्या है, ठोस। और गैसों की द्रव में विलेयता के अंतर्गत भी आपको पता चल गया कि जो आपका विलायक है वो तो द्रव है और आपका जो विलेय है वो क्या है, गैस। उसके बाद आप आसानी से परिभाषा बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप इनकी परिभाषा बना सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट भी करते जा रहे होंगे, क्योंकि अपन जो चीज़ बोलते हैं उसको आप तुरंत याद तो कर सकते हो, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है दोस्तों। उसको कुछ दिनों के बाद या कुछ देर के बाद आप भूल जाते हो, इसलिए आप इसे नोट जरूर किया करें। जब भी आप क्लास पढ़ रहे हो, सुबह, शाम या दोपहर, तो आप हमेशा एक पेन और कॉपी साथ में रखें और जो अपन लिखा रहे हैं उस चीज़ को साथ साथ नोट करते चलें। अगर आपको अच्छे नंबर केमिस्ट्री के अंतर्गत लाने हैं तो आपको ये प्रक्रिया जरूर अपनानी चाहिए। ठोसों की द्रव में विलेयता की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके अंतर्गत रहने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ठोसों की जो द्रव में विलेयता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये आप नोट कर लें, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्यारे मित्रों, 4 कारक मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। पहला है ताप का प्रभाव या कारक, ताप का प्रभाव। दूसरा पढ़ाऊंगा दोस्तों दाब का प्रभाव। तीसरा पढ़ाऊंगा दोस्तों विलेय के कणों का प्रभाव। आई बात समझ में? तो मैंने आपको बताया कि ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 4 हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, विलेय के कणों का प्रभाव और चौथा है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ये 4 चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा और चारों चीज़ों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले चारों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं और सारी चीज़ मैं आपको लिखाऊंगा जिससे आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो चलें। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, मेरी केमिस्ट्री पढ़ाने के अंतर्गत एक खासियत होती है, मैं जो नोट्स के अंतर्गत लिखाता हूँ अगर सिर्फ आप वो भी याद कर जाओगे तो आप 100% नंबर प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब जो नोट्स में लिखाता हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे अब की साल की एग्जाम की बात करें या फ्यूचर में जो एग्जाम होगी उसकी बात करें या पास्ट में आप जितनी भी एग्जाम देख चुके हो उसके अंतर्गत सिर्फ एक ही मेरा फॉर्मूला है। जो मैं नोट्स लिखाता हूं सिर्फ उसको आप पढ़ के चले जाइए, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है ताप का प्रभाव, दूसरा है दाब का प्रभाव, तीसरा है विलेय के कणों का प्रभाव और चौथा है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब दोस्तों आप थोड़ा सा सामान्य सा सोचना, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ताप का प्रभाव। तो आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं छोटा सा, उससे आप समझ जाएंगे कि जो ताप का प्रभाव है वो किस प्रकार से इफेक्टिव होता है, ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो आप देखिए, जैसे आपको कोई पानी है, उस पानी के अंतर्गत 1 चम्मच चीनी घोलनी है। चीनी कैसी है, ठोस, और पानी कैसा है, द्रव। तो अपन ठोस को किस में घोल रहे हैं, द्रव में। तो ठोसों की द्रव में विलेयता हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। अब आपको समझना यह है कि जब अपन ठोसों में अब माफ कीजिएगा, ठोसों को जब द्रव में हम घोल रहे हैं तो आप देखिए एक चम्मच शक्कर को आप सामान्य पानी में घोलो तो आप देखना कितना टाइम लगता है, और उसी चीज़ को अगर गर्म करके घोलोगे, गर्म पानी में घोलोगे तो टाइम कितना लगता है। आप खुद कहोगे कि साहब गर्म अगर अपन ने किया तो चीज़ जल्दी घुल गई बजाय ठंडे के। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्यतः जो बात देखी जाती है वो इस प्रकार से है कि सामान्य स्थिति में ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। सामान्य स्थिति में या सामान्यतया
ठोसों की द्रव्य विलेयता बढ़ जाती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, उस कंडीशन को ली सातेलिय नाम के वैज्ञानिक ने समझाया। ली सातेलिय नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, उस नियम के आधार पर जो तापों का प्रभाव है ठोसों की द्रव्य विलेयता पर वो किस प्रकार से पड़ता है, जब मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा तो बताऊंगा। उसके बाद दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव की अगर बात की जाए तो दोस्तों ठोसों की द्रव्य, यहाँ पर देखो ठोसों की द्रव्य विलेयता पढ़ रहे हैं। ठोस और द्रव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के अंतर्गत जब अपन ठोस के बारे में पढ़ते हैं तो ठोस एक संपीड्य होता है, संपीड्य होता है और द्रव भी संपीड्य होता है। कहने का मतलब इसको ज़्यादा अपन प्रेस नहीं कर सकते, कहने का मतलब इसको अपन ज़्यादा दबा नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए ये पेन है, ये मार्कर है, ये मार्कर कैसा होगा, ठोस होगा। अगर मैं इस पर दाब लगाऊं, इसको दबाने की कोशिश करूं तो मैं इसको दबा नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड होने के कारण ये दबेगा नहीं, तो कहने का मतलब दाब का प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर मैं पानी लूँ, पानी को मैं अभी दबाने की कोशिश करूँ तो पानी भी दबेगा नहीं, क्योंकि वो भी संपीड्य होता है। इसलिए कहने का मतलब दाब का प्रभाव ठोसों की द्रव्य विलेयता पर नहीं पड़ता है, नगण्य पड़ता है। उसका कारण यह है कि ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। अब अपन बात करते हैं विलेय के कणों का प्रभाव। तो विलेय के कण अगर मोटे होंगे, विलेय के कण अगर छोटे होंगे और विलेय के कण अगर सूक्ष्म होंगे तो इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सामान्य सा दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेता हूं, अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या अपन शहरी क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो चीनी अपन खूब यूज करते हैं, उसके अलावा मिश्री अपन यूज करते हैं, नमक अपन यूज करते हैं। तो आप देखो जो अपन की मिश्री है उसके कण क्या हैं, मोटे हैं। चीनी के कण उससे कम, कहने का मतलब चीनी के जो कण हैं वो मिश्री के कण के बजाय छोटे हैं, और नमक के कण और भी छोटे हैं। तो आप एक गिलास पानी लीजिएगा, उसके अंतर्गत मिश्री पटकिएगा, उसी मात्रा में आप चीनी पटकिएगा और उसी मात्रा में आप नमक पटकिएगा। आप देखोगे सबसे पहले क्या घुलेगा, नमक घुलेगा, उसके बाद क्या घुलेगी, चीनी घुलेगी, और सबसे लास्ट में क्या घुलेगी, मिश्री घुलेगी। कारण सीधा है, अगर विलेय के कण क्या हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं अर्थात छोटे हैं तो वो आसानी से घुल जाएंगे, और ज़्यादा बड़े कण होंगे तो वो आसानी से घुल नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब अगर विलेय के कण छोटे होंगे तो वो आसानी से घुल जाएंगे, और बड़े होंगे तो वो आसानी से घुल नहीं पाएंगे। तो ये प्रभाव अपन के कणों का भी पड़ता है। और चौथा और लास्ट है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो दोस्तों विलेय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता है। इसके लिए सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन मैं आपको बता देता हूँ। वो लाइन है दोस्तों, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। सामान मत कर देना दोस्तों, समान की बात कर रहा हूं, समान समान को घोलता है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर विलेय और विलायक की प्रकृति सेम होगी तो घुल जाएगा, और विलेय और विलायक की प्रकृति सेम नहीं होगी तो वो नहीं घुल पाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि विलेय और विलायक अगर ध्रुवीय हैं दोनों तो घुल जाएंगे, अध्रुवीय दोनों हैं तो घुल जाएंगे। अगर एक ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है तो वो आपस में नहीं घुल पाएंगे। इसका विद एग्जाम्पल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो चार यहाँ पर टर्म्स मैंने बताई। ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं प्यारे मित्रों, चार कारक हैं। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, विलेय के कणों का प्रभाव, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक टर्म से याद रखना है, समान समान को घोलता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं और आगे मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले अपन ताप का प्रभाव पढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहले ताप का प्रभाव पढ़ना है, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ताप का प्रभाव। तो दोस्तों ताप का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, अगर अपन सामान्य स्थिति में बात करें, आप लिखना चाहें तो मैं लिखा दूंगा बोल करके, एक बार आप सुन लें। ताप का प्रभाव की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको याद रखना है, सामान्य स्थिति में ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य विलेयता बढ़ जाती है। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य विलेयता बढ़ती है, ठीक है। लेकिन कई ठोस इस प्रकार के होते हैं जो ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है प्यारे मित्रों, घट जाती है। अब आप सोच रहे होंगे साहब वो कौन से ठोस हैं जो ताप बढ़ाने पर विलेयता उनकी घट जाती है, और वो कौन से ठोस हैं जिनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया ली सातेलिए का नियम यहाँ पर लगेगा, और इसके अंतर्गत क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दो प्रकार की अपक्रिया होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है ऊष्मा शोषी,
और एक होती है प्यारे मित्रों ऊष्मा छेपी। आप शब्द से समझना, ऊष्मा शोषमी जो ऊष्मा को अपने अंदर शोषण कर रही है, ऊष्मा को ग्रहण कर रही है, और ऊष्मा छेपी जो ऊष्मा का त्याग कर रही है अर्थात ऊष्मा को छोड़ रही है। तो यहाँ पर डेल्टा एच का मान होगा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा एच का मान होगा दोस्तों पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊष्मा को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, इसके पास ऊष्मा की कमी है, और ये ऊष्मा को छोड़ रही है अर्थात इसके पास ऊष्मा की खूब सारी मात्रा है। तो ली सातेलिए ने ये बताया कि इस प्रकार की अपक्रियाएं जो ऊष्मा छेपी टाइप की होती हैं और जो ऊष्मा शोषी टाइप की होती हैं, तो जो ऊष्मा शोषी टाइप की अपक्रिया होंगी उनमें ताप बढ़ाने पर ध्यान से सुनना दोस्तों, उनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जबकि ऊष्मा छेपी जो हैं इनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। आई बात समझ में? दोबारा ध्यान से सुन लेना, ऊष्मा शोषी जो अपक्रिया होंगी उनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी और ऊष्मा छेपी जो अपक्रिया होंगी उनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि दोस्तों ऊष्मा शोषी जो अपक्रिया हैं उनको ऊष्मा की आवश्यकता है। अगर आप गर्म करोगे, ताप बढ़ाओगे तो उनको ऊष्मा मिलेगी, तो उस ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, इसलिए उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। जबकि ऊष्मा छेपी जो अपक्रिया है वो खुद ही ऊष्मा का त्याग कर रही है, और अगर आप उसको और ऊष्मा दोगे तो वो और ज़्यादा ऊष्मा का क्या करेगी, त्याग करेगी। तो वहाँ ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ने के बजाय क्या होगी, घटेगी, क्योंकि वो उसको त्यागेगी। बात समझ में आ गई? जो ग्रहण करेगी उसकी विलेयता बढ़ेगी और जो त्यागेगी उसकी विलेयता घटेगी। बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा बता देता हूँ, सामान्य स्थिति में या सामान्यतया ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य विलेयता बढ़ती है, लेकिन कुछ ठोस इस प्रकार के होते हैं जिनकी विलेयता क्या हो जाती है, ताप बढ़ाने पर घट जाती है। तो इस चीज को समझने के लिए ली सातेलिए ने एक नियम दिया, और ली सातेलिए का जो नियम था दोस्तों वो निम्न प्रकार से था। वो इस प्रकार से था कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी दो टाइप की अपक्रिया होती हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, और ऊष्मा छेपी जो अपक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो उन्होंने ली सातेलिए ने बताया अगर ऊष्मा शोषी प्रकार की अपक्रिया है और अर्थात डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो वहां पर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्मा छेपी प्रकार की अपक्रिया है अर्थात डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, तो वहां पर ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस चीज को आप आसानी से नोट कर लेते हैं। तब तक मैं एक बार हवा ले लेता हूं और आप इसको आसानी से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आगे अपन ताप का प्रभाव पड़ने के बाद आगे जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो मैंने अभी अभी आपको बताया। दाब का प्रभाव पढ़ेंगे, उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे तीसरा विलेय के कणों का प्रभाव पढ़ेंगे, और चौथा पढ़ेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स के अंतर्गत आपको लिखना है ताप का प्रभाव, और ताप के प्रभाव के अंतर्गत आपको लिखना है वो मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ, एज ए लैंग्वेज मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। इस चीज को ली सातेलिए के नियम अनुसार समझा जाता है। तो इसको अपन नीचे एरो लगा करके लिख सकते हैं। ली सातेलिए के नियम अनुसार आपको एरो लगा के लिखना है। ली सातेलिए के नियम अनुसार ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं में, ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब है डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जबकि ऊष्मा छेपी अपक्रियाओं में अर्थात डेल्टा एच बराबर नेगेटिव में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये टॉपिक आपका समझ में आ गया। अब मैंने दूसरा जो पॉइंट लिखा था वो लिखा था दाब का प्रभाव। तो उसके अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि ठोसों की द्रव में जो विलेयता होती है उस पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों अत्यधिक क्या होते हैं, असंपीड होते हैं, अर्थात इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको सुगड़ाया नहीं जा सकता। ठोस और द्रव दोनों असंपीड होते हैं, इसलिए दाब का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा टर्म्स हमने बताया विलेय के कणों का प्रभाव। तो विलेय के कणों के अंतर्गत मैंने आपको बताया विलेय के कण जितने छोटे होंगे उतनी ही विलेयता क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। और चौथा टर्म्स मैंने आपको इसके अंतर्गत बताया था विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैं इसको लिखकर आपके लिए समझा देता हूँ। विलेय और विलायक की प्रकृति के अंतर्गत मैंने बताया विलेय और विलायक की प्रकृति अगर समान है तो विलेयता
वो आपस में घुलेंगे, और विलेय और विलायक की प्रकृति समान नहीं है तो आपस में घुलेंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, उसको इस प्रकार से याद रखना है कि समान समान को घोलता है। जी हाँ दोस्तों, समान समान को घोलता है, इसका अर्थ क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। इंग्लिश में अगर अपन बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। जी हाँ दोस्तों, समान समान को घोलता है। अब मैं आपको बताऊं कि समान समान को घोलता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि विलेय और विलायक की जो प्रकृति अगर आपस में समान होगी तो वो आपस में घुल जाएंगे, और विलेय और विलायक की प्रकृति अलग अलग होगी तो वो आपस में डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, अर्थात घुल नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से दे सकते हैं अपन कि जैसे NaCl, आपको लिख के मैं बता रहा हूं यहां पर, जैसे NaCl है, शर्करा है, जल में आसानी से घुल जाते हैं। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूं प्रिय दोस्तों कि जो जल होता है इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, आप सब जानते हो, और NaCl और शर्करा इसकी भी प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय। तो जो NaCl है वो जल में इसलिए घुलता है क्योंकि NaCl और जल दोनों ध्रुवीय हैं। शर्करा भी जल में इसलिए घुलता है क्योंकि शर्करा और जल दोनों क्या हैं, ध्रुवीय हैं। अगर मैं इसका विपरीत एग्जाम्पल लूं, जैसे अगर अपन बात करें बेंजीन की C6H6, और अपन बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे अपन CCl4 बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जल में नहीं घुलते हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों कि जो आपका बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं आपकी अध्रुवीय, और जल होता है आपका ध्रुवीय। तो अध्रुवीय जो होगी वो जल ध्रुवीय में नहीं घुल पाएगी। इसलिए अपन ने कहा था कि समान समान को घोलता है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घोलेगा, लेकिन ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घोलेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों ठोसों की द्रव्य विलेयता। इसके प्रभावित करने वाले 4 कारक मैंने आपको बता दिए, और अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके सामने गैसों की द्रव्य विलेयता। और गैसों की द्रव्य विलेयता को परिभाषित करने के बाद हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले दूसरा लिख देता हूं मैं आपको, गैसों की द्रव्य विलेयता। गैसों की द्रव्य विलेयता, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, आप शब्द से ही समझ रहे होंगे। गैसों की द्रव्य विलेयता का मतलब है कि गैस जो है आपकी वो द्रव में घुल रही है। यहाँ पर सीधा सीधा बात है, गैसों की द्रव्य विलेयता अर्थात गैस किस में घुल रही हैं, द्रव में घुल रही हैं। तो जिसमें घुलती हैं वो होता है दोस्तों विलायक। तो विलायक की प्रकृति यहाँ पर क्या है प्यारे मित्रों, द्रव, और जो घुलती है वो होता है विलेय, और विलेय की प्रकृति यहाँ पर क्या है दोस्तों, गैस। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि विलायक कैसा हो, द्रव, तथा विलेय क्या हो, गैस, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो गैसों का द्रव में विलयन कहलाएगा, तथा इस प्रकार की जो विलेयता होगी वो गैसों की द्रव में विलेयता कहलाएगी। सीधी सीधी बात हो गई। सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा गैसों की द्रव में विलेयता, मैंने छाटा कि जो द्रव है वो क्या है, विलायक, और गैस है वो क्या है, विलेय। क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो वहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, विलायक होता है। साथ में ही मैंने आपको यह भी समझाया था कि जिसके अंदर घोला जाता है वो विलायक होता है, और जिसको घोला जाता है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो किसके अंदर गैसों को घोला गया है, द्रव के अंदर, इसलिए द्रव क्या हो गया, विलायक। और किसको घोला गया है प्यारे मित्रों, गैसों को, इसलिए गैस क्या हो गई, यहां पर विलेय हो गई। तो इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए, गैसों की द्रव्य विलेयता को अगर प्रभावित करेंगे तो अपन लिखेंगे, यदि विलायक की प्रकृति क्या हो, द्रव, तथा विलेय की प्रकृति हो गैस, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो गैसों का द्रव में विलयन कहलाएगा, तथा इस प्रकार की जो विलेयता होगी, सॉल्युबिलिटी, वो होगी आपकी गैसों की द्रव में विलेयता। ये तो परिभाषा की बात हो गई दोस्तों। अब जिस प्रकार से हमने ठोसों की द्रव में विलेयता की परिभाषा बनाई थी, उसी प्रकार से गैसों की द्रव में विलेयता की यहां पर क्या बना दी है, परिभाषा बना दी है। अब अपन को जो आगे पढ़ना है वो है दोस्तों गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और यहां से क्वेश्चन भी आपके
के अंतर्गत पूछ लिया जाता है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, गैसों की द्रव्य विलेयता के अंदर जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो है आपका गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके जो कारक हैं वो निम्न प्रकार से हैं। मेनली अगर अपन बात करें तो दो हैं, ताप का प्रभाव और दूसरा है प्यारे दोस्तों दाब का प्रभाव। पहला है ताप का प्रभाव और दूसरा है दाब का प्रभाव। सबसे पहले ताप का प्रभाव पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। और दाब का प्रभाव को समझाने के लिए यहां पर हेनरी का नियम यूज किया जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं हेनरी का नियम। इसको भी हम आपको दाब के प्रभाव के अंतर्गत पढ़ाएंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है। सबसे पहले ताप का प्रभाव, उसके बाद बात करेंगे दाब के प्रभाव की। तो दोस्तों जनरली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैंने ठोसों की द्रव्य विलेयता में पूछा था उसी प्रकार से मैं आपको यहां पर पूछना चाहता हूं कि ताप का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल है, जल के अंतर्गत माना कि बहुत सारी गैसें घुली हुई हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे अर्थात आप ताप बढ़ा दोगे तो आप बताइए जो गैस घुली थी वो बाहर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर हो जाएंगी। कहने का मतलब जो गैस जल के अंदर घुली थी टेम्परेचर बढ़ाने पर वो जल को छोड़ करके कहां जा रही है? बाहर, अर्थात द्रव को छोड़ करके कहां चली जाएंगी? बाहर। और जब चीजें द्रव को छोड़कर बाहर जाएंगी तो जो घुली हुई चीज है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम। कहने का मतलब विलेयता क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों? घट जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत जब ताप का प्रभाव आप पढ़ोगे तो आप सीधा सीधा लिखोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर जो गैसों की द्रव्य विलेयता होती है वो घट जाती है। उसका कारण क्या है कि ताप बढ़ाने पर जो गैसों का गतिज ऊर्जा है वो उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो जो गैस जल के अंदर थी या द्रव के अंदर थी वो उसको छोड़ करके सतह से बाहर हो जाएगी और उस स्थिति में जो आपकी विलेयता है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? घट जाएगी। तो जब आप ताप का प्रभाव पढ़ेंगे तो आप सीधा सीधा लिखेंगे ताप के विलेयता क्या होती है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैसों की द्रव्य में जो विलेयता होती है वो ताप के क्या होती है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और दूसरा जो अपन इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। इसके अंतर्गत मैंने एक शॉर्ट में लिखा है हेनरी का नियम। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो आपका टॉपिक है गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया था जिसे अपन हेनरी का नियम कहते हैं। गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया था। उस नियम को दोस्तों हम कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या नियम दिया था? हेनरी ने नियम दिया था कि सामान्य ताप पर, कहने का मतलब अगर ताप को अपन 1 मिनट के लिए स्थिर कर दें तो उस स्थिति में हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था कि सामान्य ताप पर जो गैस जो होती है, सामान्य ताप पर अगर गैसों में दाब का प्रभाव अगर अपन पढ़ेंगे तो उसको निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं कि जो गैस का जो दाब होगा, जी हाँ दोस्तों, गैस की जो विलेयता होगी वो दाब के क्या होगी दोस्तों? समानुपाती होगी। कहने का मतलब अगर विलेयता को अपन स्मॉल m से दर्शाएं और दाब को अगर p से दर्शाएं तो जो विलेयता होती है वो दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों कि दाब अगर आप बढ़ाओगे तो विलेयता आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जो आपकी विलेयता है उस पर अगर अपन दाब लगाएंगे तो हेनरी के अनुसार दाब लगाने पर विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दोस्तों दाब का प्रभाव समझाने के लिए हेनरी ने नियम दिया था जिसे अपन हेनरी का नियम कहते हैं। उन्होंने कहा था, हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था कि अगर ताप आपकी सामान्य है और उस स्थिति में अगर आप दाब लगाओगे तो कहने का मतलब जो गैसों की द्रव्य विलेयता है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसों की द्रव्य में जो विलेयता होती है वो दाब के क्या होती है प्यारे मित्रों? समानुपाती होती है। तो ये हेनरी ने कहा था। साथ ही हेनरी ने जब इसको इस प्रकार से कहा कि जो विलेयता है m वो दाब के क्या होती है? समानुपाती। तो m बराबर होता है दोस्तों kp, क्योंकि समानुपाती स्थिरांक हटाया तो k लगाया और k को बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। क्या बोलते हैं? समानुपाती स्थिरांक।
ठीक है। साथ में ही हेनरी ने एक चीज और कही थी, हेनरी ने जो अपन का मोल भिन्न होती है दोस्तों, क्या होती है? मोल भिन्न, जिसे अपन किससे दर्शाते हैं? एक्स से। मोल भिन्न कहो, मोल प्रभाज कहो, मोल फ्रैक्शन कहो, पार्ट फोर्थ के अंतर्गत मैंने इसको एक्सप्लेन करके समझाया था। तो मोल भिन्न के पद में इसने ये कहा था कि जो आंशिक दाब P होता है वो मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है, ऐसा हेनरी ने कहा था। तो यहां से P बराबर KHX, और जो आपका KH है ये दोस्तों होता है हेनरी स्थिरांक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ये KH जो होता है वो होता है आपका हेनरी स्थिरांक, क्योंकि हेनरी ने इसको व्युत्पन्न किया था, इसलिए KH को हम कहने लग गए हेनरी स्थिरांक। जबकि केवल जो K था उसको अपन ने बोला था समानुपाती स्थिरांक, और KH को अपन बोल रहे हैं दोस्तों हेनरी स्थिरांक। इसके अंतर्गत हेनरी ने एक ग्राफ भी बनाया था, दाब और ये जो मोल भिन्न है इसके मध्य, आंशिक दाब P और मोल भिन्न X के अंतर्गत हेनरी ने एक यहाँ पर ग्राफ बनाया था। तो उसने बताया था कि जो ग्राफ बनता है उसके अंतर्गत जो ढाल होती है KH वो मूल बिंदु से सीधी गुजरती है। तो कहने का मतलब ढाल का मान जो होता है KH वो सीधा गुजर जाता है। इसका मतलब KH जो हेनरी स्थिरांक है, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों? बढ़ेगा। और KH का मान जब बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी दोस्तों? घटेगी, क्योंकि KH सीधे सीधे विलेयता के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं वो गर्म जल के बजाय किस में रहना पसंद करते हैं? ठंडे जल में, क्योंकि गर्म जल की जो विलेयता होती है वो कम होती है गैसों की, अर्थात गर्म जल में गैस कम मिलती है जिससे उन्हें श्वास लेने में परेशानी आती है। ठंडे जल में बहुत सारी गैसें मिलती हैं, अधिक गैसें मिलती हैं, इसलिए उनको श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं आती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको गैसों की द्रव्य विलेयता समझाई, जिसके प्रभावित करने वाले दो कारक मैंने बताए, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को मैंने हेनरी के नियम से समझाया। इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था कि सामान्य ताप पर जो गैसों की द्रव्य में जो विलेयता होती है m, वो आंशिक दाब जो होता है P उसके क्या होती है? समानुपाती। m समानुपाती P, जहां पर m क्या है दोस्तों? विलेयता है, और P क्या है दोस्तों? दाब है। तो वहां से m बराबर क्या हो गया? Kp, जहां K क्या था? समानुपाती स्थिरांक। इसी प्रकार से हेनरी ने मोल अंश के, मोल भिन्न या मोल अंश अगर अपन कहें, मोल अंश के पद में भी उसने अपनी एक परिभाषा दी थी। उसको उसने निम्न प्रकार से दिया था कि आंशिक दाब जो होता है वो मोल भिन्न के क्या होता है दोस्तों? समानुपाती, अर्थात आंशिक दाब P समानुपाती X, जहां P बराबर KHX, जहां KH होता है दोस्तों हेनरी स्थिरांक। और उसने एक यहाँ पर ग्राफ भी बनाया था, अपन का जो आंशिक दाब P है और मोल भिन्न X है उसके मध्य उसने ग्राफ बताया। तो उसने बताया जो हेनरी का स्थिरांक होता है KH, उसकी ढाल है जो मूल बिंदु से गुजरती है और सीधी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने विलेयता टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया है। अब हम अगले टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे हेनरी का जो नियम है उसका दैनिक जीवन में, जो अपन की डेली लाइफ है उसमें क्या यूज है, वहां पर वो भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद रावल्ट का नियम हम आपके लिए पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही वीडियो को लाइक